तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए 2022 में रिलीज हुई मलयालम इंडस्ट्री का एक बेहतरीन थ्रिलर ड्रामा मूवी लेके आ गया हूँ। ये मूवी एक सच्ची घटना पे आधारित है जिसकी IMDb रेटिंग आज भी 8 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी में हम देखेंगे कैसे एक छोटा सा केस अदालत में 14 साल तक चलता है और गुस्से में लिया हुआ एक फैसला कैसे किसी का घर भी उजाड़ सकता है। और हाँ, ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, अंत में ये हमें बहुत कुछ सिखा के भी जाता है। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो किसी के घर जाता है और कहता है, सुनिए, क्या ये शशिधरन का घर है? उन्हें कई बार अदालत से नोटिस भेजा गया है पर वो अदालत एक बार भी नहीं गए। तो शशिधरन की पत्नी कहती है उनकी मृत्यु हो गई है, वो अब अदालत नहीं जा सकते। तो पुलिस वाला कहता है, आपके पति नहीं है तो क्या हुआ? आप अपने बेटे अभिलाष को कहो कि वो अगले शुक्रवार को अदालत में हाजिर हो जाए, वरना उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू होंगे। फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर अभिलाष की बहन उसे कॉल करके इस पूरी घटना के बारे में बता देती है। दरअसल अभिलाष शहर में एक कंपनी में जॉब करता है। तो ये सब सुनने के बाद वो तुरंत गांव के लिए निकल जाता है। फिर वो ट्रेन से गांव आ जाता है और दोस्तों के साथ बाइक से घर की तरफ जाता है। तभी एक दोस्त कहता है, क्या ये वही केस है? तो अभिलाष कहता है, हाँ यार, ये वही केस है, पता नहीं ये कब खत्म होगा। दोस्तों, ये किस केस के बारे में बात कर रहे हैं ये हमें आगे पता चलेगा। तो अभिलाष उस पुलिस वाले को कॉल करता है जो इनके घर पे गया था और उन्हें कहता है, सर, इस केस में मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, आप प्लीज मेरे बात को समझने की कोशिश करिए। तो पुलिस वाला कहता है, तुम्हें जो भी समझाना है अदालत में आके समझाना। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। साल था 2005। हम अभिलाष की फैमिली को देखते हैं। ये लोग केरला की साउदी नाम के एक गांव में रहते हैं। तो हम देखते हैं अभिलाष की एक दांत हिल रहा था, वो उसे निकालना चाहता है पर वो निकाल नहीं पाता है। फिर वो अपने माँ को कहता है, माँ प्लीज आप मेरे इस दांत को निकाल दीजिए। पर उसकी माँ उसे और उसकी बहन को डांट के अपने अपने ट्यूशन में भेज देती है। फिर ये सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम राधा कृष्णन नाम का एक बंदे को देखते हैं। दरअसल राधा कृष्णन के घर को लग के एक पेड़ होता है जो कि इसके पड़ोस में रहने वाली आयशा नाम की एक बुजुर्ग महिला की थी। पेड़ की पत्ते राधा कृष्णन के छत पे गिरते हैं और इस बात को लेके वो हमेशा परेशान रहता था। फिर वो सब पत्ते को उठा के वापस अपने पड़ोसी आयशा के घर की तरफ फेंक देता है। तो आयशा राधा कृष्णन को पत्ते फेंकते हुए देख लेती है और इसी बात को लेके इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है। तभी आयशा की बहू नसीमा आती है और उन्हें घर के अंदर ले जाती है और उन्हें शांत करती है। और फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद आयशा कुछ सामान लेने के लिए दुकान चली जाती है और दूसरी तरफ हम राधा कृष्णन को देखते हैं। उसकी बेटी के लिए रिश्ता लेके बॉस नाम का एक मीडिएटर आया हुआ होता है और तभी हमें पता चलता है कि राधा कृष्णन गांव के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता है और अभिलाष यहाँ पे ट्यूशन पढ़ता है। फिर हम देखते हैं बच्चे छत पे क्रिकेट खेलने लगते हैं पर बॉल के बदले ये लोग एक छोटा सा पत्थर यूज करते हैं। फिर एक बच्चा बॉलिंग करता है और अभिलाष बैटिंग करता है और उस पत्थर को जोर से मारता है। फिर हम देखते हैं वो पत्थर जाके आयशा की सर पे लगता है। ये देख के सब बच्चे डर जाते हैं और थोड़ी देर बाद छत पे आयशा आ जाती है। तो बच्चे लोग डर के मारे बता देते हैं कि बॉल को अभिलाष ने मारा था और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर आयशा अभिलाष के पास जाते हैं और उसे जोर से एक थप्पड़ मारते हैं। इसके वजह से अभिलाष की जो दांत हिल रहा था वो टूट जाता है और खून निकलने लगता है। फिर बच्चों की आवाज सुन के राधा कृष्णन और वो मीडिएटर छत पे आ जाते हैं और आयशा यहाँ से चली जाती है। फिर अभिलाष को अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है। अभिलाष की माँ और पापा दोनों आयशा से इस घटना को लेके बहुत गुस्सा होते हैं। तभी राधा कृष्णन अभिलाष के पापा से कहता है, अभिलाष की काफी खून बह गया है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और अभिलाष के पापा को कहते हैं, तुम्हारा बेटा कह रहा है कि उसे किसी ने मारा है, ये तो माइनर केस है, तुम एक काम करो, तुम पुलिस स्टेशन में जाओ और इसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाओ। तो अभिलाष के पापा मना कर देते हैं। वो कहते हैं, नहीं, मुझे कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं पढ़ना। पर राधा कृष्णन अभिलाष के पापा को साइड में ले जाता है और कहता है, देखो, उसने मेरे आंखों के सामने अभिलाष को मारा है। आज अगर हम उसे नहीं रोकेंगे तो वो कल फिर से किसी और की बच्चे को मारेगी। और किसी तरीके से बहला फुसला के राधा कृष्णन अभिलाष के पापा को आयशा के खिलाफ केस करने के लिए मना लेता है। फिर रात को पुलिस आयशा को अरेस्ट करने के लिए उसके घर जाते हैं। आयशा के बेटे साथर पुलिस के आगे गिड़गिड़ाता है और कहता है, सर, मेरी माँ ने जानबूझ के कुछ नहीं किया। सर, वो एक बुजुर्ग महिला है, उनको हाई बीपी और शुगर की भी बीमारी है, प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए। पर पुलिस वाले कुछ नहीं सुनते हैं, आयशा को अरेस्ट करके ले जाते हैं। फिर साथर उसी गाँव में थोड़ी दूर में रहने वाले ब्रिटो भाई से मदद मांगने जाता है। ब्रिटो बहुत अच्छा आदमी था और थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स में भी उसका जान पहचान होता है। साथर
ब्रिटो को पूरी घटना बताता है। फिर वो तुरंत अपनी बाइक निकालते हैं और दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। ब्रिटो पुलिस इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि सर प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो रात में स्टेशन में कैसे रहेंगी। तो इंस्पेक्टर कहते हैं देखिए बच्चे की पापा ने केस फाइल किया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर ब्रिटो उसी पुलिस स्टेशन में अपना एक जान पहचान का कांस्टेबल के पास जाता है। तो वो कहता है देखो कल 2 अक्टूबर है, यानी कि कल अदालत छुट्टी है, तुम्हें आज रात ही बेल अप्लाई करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी माँ को कल थाने में ही रहना पड़ेगा। और हाँ, क्या तुम्हारी माँ को कोई बीमारी है? तो साथार कहता है जी हाँ, ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है। तो कांस्टेबल कहता है बेल एप्लीकेशन में ये बीमारी भी मेंशन कर देना ताकि उन्हें बेल मिलने में आसानी हो। फिर ब्रिटो अपने एक दोस्त से एक वकील का पता लेता है और ये दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं। फिर उसे बेल एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, पर वो मना कर देता है। वो कहता है इतने रात को मैं काम नहीं करता, तुम दोनों अभी जाओ और कल सुबह आना। तभी साथार रोते हुए कहता है जिनकी हम बेल अप्लाई करवाना चाहते हैं वो मेरी माँ है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, अगर आप हमारा मदद नहीं करोगे तो उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो साथार से ये सुनने के बाद वकील साहब राजी हो जाते हैं। दोस्तों क्योंकि ये रात का टाइम होता है, अभी तो अदालत बंद होता है, तो बेल एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए जज के घर जाना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि जज अपने घर पे भी ऐसे छोटे मोटे केस को सुन लेते हैं। और अगर हम कानून के हिसाब से देखें तो इंस्पेक्टर साहब को भी आज रात ही आयशा को जज के सामने पेश करना है। अगर वो आज रात आयशा को जज के सामने पेश नहीं कर सके तो उन्हें आयशा को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कल छुट्टी है। जज के सामने पेश करने के बाद ही अगर उन्हें आयशा को जेल में रखने का रिमांड मिलता है तभी वो उसे जेल में रख सकते हैं, वरना उन्हें आयशा को छोड़ना पड़ेगा। तो पुलिस, ब्रिटो, साथार ये सब मिलके जज साहब के घर जाते हैं, पर जज साहब घर पे नहीं होते हैं। पत्नी के साथ झगड़ा करने के बाद वो घर छोड़ के रात में भी अदालत में रुक रहे होते हैं। तो फिर ये सभी लोग अदालत जाते हैं। फिर आधी रात में इस केस को जज साहब सुनते हैं। तो जैसे कि कांस्टेबल ने कहा था कि आयशा जी को जो भी बीमारी है उन सभी को तुम बेल एप्लीकेशन में लिख देना। तो जज साहब ये सब कुछ देख के और पूरी केस को सुनने के बाद आयशा जी की बेल एप्लीकेशन को अप्रूव कर देते हैं और कहते हैं पर जब भी तुम्हें अदालत से बुलाया जाएगा तुम्हें यहाँ पे हाजिर होना पड़ेगा। तो साथार इसके लिए राजी हो जाता है। फिर साथार अपने माँ को घर लेके जाता है। कहीं न कहीं आयशा जी भी अंदर से दुखी थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अभिलाष को मार के उन्होंने सही नहीं किया। फिर अगले दिन सुबह किसी को बिना बताए आयशा जी सीधा अभिलाष को मिलने के लिए अस्पताल चली जाती हैं। पर अभिलाष के पापा और माँ आयशा जी को वहाँ पे देख लेते हैं और वो उनके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं। और तभी साथार और ब्रिटो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। साथार अपनी माँ की तरफ से उन सभी को माफी मांगता है। तो अभिलाष के पापा बहुत गुस्से में होते हैं, तो इन लोगों के बीच थोड़ा बहुत हाथापाई भी हो जाता है। फिर साथार अपनी माँ को लेके यहाँ से चला जाता है। फिर घर पहुँचने के बाद वो अपने माँ के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और कहता है आप ऐसा क्यों करती हो, आपको पता है ना मैं आपको कितना प्यार करता हूँ, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। फिर वो अपना ऑटो लेके यहाँ से चला जाता है। दरअसल साथार भाड़े का ऑटो चलाता है, पर जब वो रात में घर वापस आता है तो दिन में अपने माँ के प्रति किया गया बुरा बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगता है। फिर 4 साल बीत जाते हैं। अभी साल है 2009। ब्रिटो साथार से कहते हैं कि मुझे पता चला है कि अदालत से आयशा जी के लिए कई बार समन भेजा गया था, पर तुम लोग गए क्यों नहीं। तो साथार कहता है भाई इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो ब्रिटो कहते हैं क्योंकि आयशा जी को अदालत बुलाया गया था और वो नहीं गई थी, इसीलिए उनकी जमानत को खारिज कर दिया गया है। 1-2 दिन में फिर से बेल अप्लाई करना पड़ेगा, वरना पुलिस आयशा जी को अरेस्ट करके ले जाएगी। ये सुनने के बाद साथार टेंशन में आ जाता है। वो घर जाके नसीमा को भी इसके बारे में बताता है। तो नसीमा कहती है आप हमारे घर की हालत देखिए, हमारा खुद का क्या है और कब तक भाड़े की ऑटो चलाओगे, अब क्या आप केस लड़ने जाओगे। मेरी बात मानिए, इस केस को छोड़ दीजिए, जो होना है उसे होने दीजिए। आखिर माँ के वजह से आप कब तक ऐसे तड़पते रहोगे। उनकी एक भाई भी तो है जो कि बहुत अमीर है, माँ उनसे हेल्प क्यों नहीं मांगती है। दोस्तों ये दोनों जो भी बात कर रहे थे बगल वाले कमरे से आयशा जी सब सुन रहे थे। फिर अगले दिन आयशा जी और साथार किसी काम से कहीं जा रहे होते हैं। फिर अचानक आयशा जी साथार को कहते हैं बेटा तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो, मैं ये केस खुद लड़ूंगी। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, हमेशा सबको दिल से प्यार करते हो और हमेशा ऐसे ही रहना। ये सुनने के बाद साथार कहता है माँ आप ऐसे क्यों कह रहे हो, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलके एक साथ लड़ेंगे। पर आयशा जी साथार की एक नहीं सुनती, वो बीच सड़क पे उतर जाती है। दरअसल दोस्तों वो साथार को और दुख में नहीं देखना चाहती
चाहती। वो चाहती हैं कि साथार अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहे। फिर आयशा जी अकेले ही बस पकड़ के अपने भाई के पास जाते हैं, पर उन्हें देख के उनके बड़ा भाई कहता है कि अब मेरे घर पे मेरी बहू और बेटे का चलता है, मैं तुम्हें मेरे साथ नहीं रख सकता। फिर वो आयशा जी के रहने के लिए एक अलग घर का इंतजाम कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि साथार अपने माँ के पास आ जाता है और उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि माँ प्लीज आप मेरे साथ चलिए, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। पर आयशा जी साथार के साथ जाने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं बेटा मैं यहाँ पे ठीक हूँ, तुम घर चले जाओ। फिर साथार दुखी मन से यहाँ से चला जाता है। दरअसल वो अंदर से टूट गया होता है। फिर जब ब्रिटो भाई को पता चलता है कि आयशा जी घर छोड़ के चली गई हैं और अकेली रह रही हैं, तो वो साथार पे बहुत गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं तूने जो भी किया बिल्कुल सही नहीं किया। दोस्तों साथार पहले से ही दुखी था, पर ब्रिटो भाई की बात सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो जोर जोर से रोने लगता है। उसे लगता है ना ही वो एक अच्छा पति बन पाया और ना ही एक अच्छा बेटा। फिर अगले दिन आयशा जी उसी पुराने वकील के घर जाते हैं जिसने इनका एक बार बेल करवाया था। वहां जाके उन्हें पता चलता है कि 1 साल पहले उसकी मौत हो गई है। वकील की पत्नी कहती है वो तो नहीं रहे, पर अगर आप कहें तो मैं उनके सेक्रेटरी से आपकी बात करवा दूं, वो आपका केस लड़ सकता है। पर आयशा जी उन्हें मना कर देती हैं और वहां से जाने लगती हैं। तभी वो सेक्रेटरी आता है और आयशा जी को जाते हुए देख के भाभी जी से पूछता है कि ये कौन है। तो वो कहते हैं ये तुम्हारे बॉस की क्लाइंट थी, उन्होंने एक बार इनकी बेल करवाई थी, उन्हें फिर से एक बेल अप्लाई करना है। ये सुनने के बाद वो आयशा जी के पास जाता है और उन्हें कहता है माता जी आपका केस मैं लड़ूंगा और आपका बेल हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। पर आयशा जी मना कर देते हैं। पर वकील जैसे तैसे आयशा जी को उनकी केस इसे देने के लिए राजी कर लेता है। पर आयशा जी के पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो अपने गहने बेच के वकील को उसकी फीस देते हैं। फिर वो लोग अदालत जाते हैं। दरअसल बेल के लिए 2 लोगों का बयान जरूरी होता है, उसके बिना अदालत से बेल नहीं मिलता है। इसीलिए वकील 2 आदमी का जुगाड़ करता है, उन्हें कुछ पैसा दे देता है और वो अदालत में बयान दे देते हैं और आसानी से आयशा जी को बेल मिल जाता है। और दूसरी तरफ हम नसीमा को देखते हैं जो कि थाने में साथार की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने आई हुई होती है। दरअसल साथार कल रात से घर नहीं आया है। दोस्तों एज एन ऑडियंस हमें भी ये पता नहीं है कि आखिर साथार के साथ हुआ क्या उसने आत्महत्या कर लिया है या फिर गाँव छोड़ के कहीं चला गया है। फिर नसीमा आयशा जी से मिलने जाती है और साथार की गायब होने वाली खबर उन्हें बताती है। ये सुनने के बाद आयशा जी कहते हैं अरे तू टेंशन मत ले, वो जल्दी से घर वापस आ जाएगा। फिर नसीमा यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं आयशा जी अभी जहाँ पे रह रही थी वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो उन बच्चों को अपने घर पे बुलाती है और उन्हें खाना खिलाती है और अपना गुजारा करने के लिए वो ऐसे ही कुछ खाने की चीजें बनाती हैं और दुकान में बेच देती हैं। फिर ऐसे ही 1 साल गुजर जाते हैं। अभी साल है 2010 और एक दिन अचानक हार्ट अटैक के कारण अभिलाष के पापा का मृत्यु हो जाता है और आयशा कई बार अदालत जाते हैं, पर अभिलाष की तरफ से हमेशा कोई भी नहीं आता है और बार बार इस केस को साल दर साल एक नया तारीख को शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही और 10 साल गुजर जाते हैं। साल है 2018 मतलब प्रेजेंट डे और आज तक साथार के बारे में पुलिस कुछ भी पता नहीं कर पाई है। पर नसीमा ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, उसे लगता है एक दिन साथार जरूर वापस आएगा। फिर हम देखते हैं इस बार अदालत में एक स्ट्रिक्ट जज आते हैं। वो पुलिस को बहुत डांट लगाते हैं और आयशा जी के केस को लेके कहते हैं 14 साल बीत गया और ये केस अभी तक चल रहा है। फिर जज कहते हैं अगर उन्हें समन देने के बाद भी वो अदालत नहीं आ रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो। जल्द से जल्द अभिलाष के घर जाइए और अगले हियरिंग में मुझे वो यहाँ पे चाहिए। आखिरकार जज से गाली खाने के बाद पुलिस वाला अभिलाष के घर जाता है और उसे तुरंत अदालत आने के लिए कहता है। हमने ये सीन मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अभी हम प्रेजेंट टाइमलाइन में हैं, तो अभिलाष गांव में आने के बाद सबसे पहले ब्रिटो के पास जाता है और उन्हें कहता है पापा के द्वारा शुरू किया गया एक छोटा सा केस आज तक चल रहा है, क्या हम इसे खत्म नहीं कर सकते हैं? फिर ब्रिटो कहते हैं हाँ एक रास्ता है। इस केस में जितने भी गवाह हैं जिन्होंने आयशा के खिलाफ बयान दिया था, अगर वो सब अदालत में अपना बयान को पलट दें और कहें आयशा जी को अभिलाष को मारते हुए हमने नहीं देखा है, इससे ये हो सकता है कि अदालत सबूतों की कमी की वजह से आयशा जी को छोड़ दे और उन्हें निर्दोष करार कर दे। तो ब्रिटो और अभिलाष सबसे पहले राधा कृष्णन के पास जाते हैं जो कि अपने पुराने घर को छोड़ के अभी एक दूसरी गांव में रह रहा है, ताकि उन्हें अदालत में अपना बयान बदलने के लिए राजी कर सकें। तभी उन्हें पता चलता है कि 2 साल से वो पैरालाइज्ड हैं, ना वो बोल सकते हैं और ना ही वो चल सकते हैं। ये देख के अभिलाष और ब्रिटो को बुरा लगता है और वो
वहाँ से चले जाते हैं। फिर अभिलाष अपनी दोस्त मंजू को कॉल करता है और उसे भी अपनी बयान बदलने के लिए कहता है। दरअसल ये मंजू वही लड़की है जिसके सामने आयशा जी ने अभिलाष को मारा था। फिर अभिलाष उस बॉस नाम के मीडिएटर को भी बयान बदलने के लिए मना लेता है। फिर 14 साल के बाद आखिरकार इस केस की सुनवाई का दिन आ जाता है। फिर सबसे पहले अभिलाष कटघरे में आता है। वकील उसे पूछते हैं, क्या आयशा जी ने तुम्हें बचपन में मारा था? तो अभिलाष कहता है, जी नहीं, इन्होंने मुझे नहीं मारा है। पर वकील कहते हैं, 14 साल पहले तुमने कंप्लेन में लिखा था कि इन्होंने तुम्हें मारा था, जिसके वजह से तुम्हारा दांत भी टूट गया था। तो अभिलाष कहता है, 14 साल पहले मैं बहुत छोटा था, सभी इंसिडेंट मुझे ठीक से याद नहीं है, पर इतना याद है कि मेरा दांत पहले से ही हिल रहा था, खेलते खेलते गिर गया, तभी ये दांत टूट गया था। और मुझे ये भी याद नहीं है कि इन्होंने मुझे कभी मारा था। फिर एक एक करके सब कटघरे में आते हैं और अपना अपना बयान बदल लेते हैं ताकि आयशा जी निर्दोष साबित हो जाएं। फिर आखिर में जज साहब जब आयशा जी से पूछते हैं कि क्या आपने अभिलाष को मारा था? दोस्तों, अभी अगर आयशा जी ना कह देती कि मैंने अभिलाष को नहीं मारा तो वो निर्दोष साबित हो जाती, पर आयशा जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सच मान लिया और जज साहब के सामने कहा कि जी हाँ, मैंने इसे मारा है। दोस्तों, क्योंकि अभी आयशा जी ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो उन्हें दोषी करार किया जाता है। फिर जज साहब आयशा जी को सजा के तौर पे 5000 का फाइन लगाते हैं। सजा सुनने के बाद आयशा जी कहते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, वो ये फाइन नहीं दे सकते। लेकिन तभी अभिलाष कहता है कि इनकी फाइन मैं दे दूंगा। फिर वो अदालत में आयशा जी की तरफ से फाइन दे देता है। आखिरकार 14 साल के लंबा इंतजार के बाद ये केस खत्म होता है। फिर अभिलाष आयशा जी के पास जाके बैठता है। फिर आयशा जी कहती हैं, बेटा मैं आज तुमसे माफी मांग रही हूँ, उस दिन मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। फिर अभिलाष कहता है, अब सॉरी क्यों कह रहे हो? उस दिन गलती मेरा भी था और मेरे पापा की वजह से आपको इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, इसके लिए आप मुझे माफ कर दो। दोस्तों, यहाँ पे हम इन दोनों के चेहरे पे साफ साफ निराशापन देख सकते हैं। फिर अभिलाष डिसाइड करता है क्योंकि उसकी वजह से आयशा जी को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इसीलिए वो उन्हें ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकता। वो आयशा जी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा और उन्हें अपने साथ ही रखेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होता है। ये मूवी हमें सिखाती है कि कभी भी गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, जैसे कि गुस्से की वजह से ही आयशा जी ने अभिलाष को मारा था। इसीलिए हमेशा कोशिश करिएगा कि सभी प्रॉब्लम को प्यार से सॉल्व करने के लिए, वरना आपके जीवन के भी कई साल अदालत में दौड़ते दौड़ते ही खत्म हो जाएगा। और हाँ, मैं मेरे सभी रेगुलर व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि ये क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी नहीं है, ये बाकी मूवियों में से थोड़ा अलग है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी पसंद आया होगा। पर अगली वीडियो फिर से एक बढ़िया सा क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरे एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।